हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंतर्गत द रेनेसांस पीरियड, जिसमें हम दो एज देखने वाले, एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज। इस वीडियो का यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपने जरूर देखा होगा। चलिए हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। अब जब हमने पार्ट 1 में देखा था कि ये रेनेसांस पीरियड कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ से इंग्लैंड तक पहुंचा, और रेनेसांस क्या है? रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग, एक कल्चरल मूवमेंट जिसमें किस तरह लिटरेचर चेंज हुआ और लिटरेरी वर्क करने वाले राइटर्स और रीडर्स का जो थिंकिंग था वह किस तरह चेंज हुआ। जो लिखित साहित्य था, लिटरेरी वर्क था, वो रिलीजन से ह्यूमैनिटी में कैसे तब्दील हुआ, इसके बारे में हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा। और देखा कि उस टाइम पोएट्री और ड्रामा यह बहुत इम्पोर्टेंट लिटरेरी फॉर्म हुआ करते थे, और पोएट्री किस तरह की होती थी और ड्रामा किस तरह का होता था, इसके बारे में हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा। अब हम देखने वाले आगे का पार्ट, जिसमें हम देखने वाले हैं कि कुछ जो यूनिवर्सिटी विट्स करके जो फेमस ड्रामाटिस्ट थे उनके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, और फेमस राइटर्स और ऑथर्स के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द ड्रामा बिफोर शेक्सपियर फाउंड इट्स फुल फ्लोरिंग विद द ड्रामाटिस्ट कॉल्ड द यूनिवर्सिटी विट्स। अब जो शेक्सपियर थे उनके बिफोर का जो ड्रामा था वो फुल फ्लोरिंग था, यानी अपनी पीक पे था। किन की वजह से? जो ड्रामाटिस्ट थे जिन्हें यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता था, यह ड्रामाटिस्ट की वजह से शेक्सपियर के बिफोर जो ड्रामा था वह अपने फुल फ्लोरिंग पे था। द ड्रामाटिस्ट वेयर एजुकेटेड स्कॉलर्स। अब यह जो यूनिवर्सिटी विट्स वाले ड्रामाटिस्ट थे, यह इनका जो ग्रुप था यह एजुकेटेड स्कॉलर थे। दे रोट इन क्लोजिंग ईयर्स ऑफ 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी के जो क्लोजिंग ईयर्स थे उस वक्त इन्होंने यह सब लिखित साहित्य तैयार किया था। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स वॉज गिवन देम। उन्हें यूनिवर्सिटी विट्स क्यों कहा गया? क्योंकि दे वेयर नियरली ऑल एजुकेटेड एट ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज। दे वो जो 7 लोग थे उनमें से ज्यादा लोग कहाँ पे पढ़े थे? ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। विट्स फॉर द सिनोनिम्स फॉर स्कॉलर्स। यहाँ पे विट्स यह जो वर्ड है वह यूज किया गया है स्कॉलर्स के लिए। ऑल द यूनिवर्सिटी विट्स हैव सेवरल फीचर्स इन कॉमन। अब यह जो पूरे यूनिवर्सिटी विट्स जो थे उनमें कुछ फीचर्स कॉमन थे, जैसे स्टॉर्मी करियर, उनका करियर स्टॉर्मी था। एक्टिवली एसोसिएट विद द थिएटर्स, वह सब थिएटर्स से रिलेटेड थे। एज दे ऑल एक्टर्स एज वेल एज ड्रामाटिस्ट, और वह सब एक्टर्स भी थे और ड्रामाटिस्ट भी थे। दे ऑफन वर्क इन कोलाबोरेशन विथ ईच अदर, और वह हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर ही वर्क किया करते थे। विद दिस ड्रामाटिस्ट इंग्लिश ड्रामा रीच द हाईएस्ट डेवलप्ड इंग्लिश ड्रामा, और इन ड्रामाटिस्ट की वजह से इंग्लिश ड्रामा जो है वो हाईएस्ट डेवलप हुआ, बहुत ज्यादा डेवलप हुआ। अब इस यूनिवर्सिटी विट्स में 7 मेंबर्स थे। अब आउट ऑफ देम फ्रॉम कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज से कौन कौन था? जॉन लिली, जॉर्ज पील, थॉमस लॉज। और ऑक्सफोर्ड से क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नेच, यह थे। और जो लास्ट मेंबर थे थॉमस किड, यह न कैम्ब्रिज से थे न ऑक्सफोर्ड से थे। अब हम देखेंगे इन यूनिवर्सिटी विट्स के लिटरेरी वर्क के बारे में। जॉन लिली एज अ ड्रामाटिस्ट, लिली ऑक्युपाइज अ पेक्यूलर पोजिशन। अब ड्रामाटिस्ट, एज अ ड्रामाटिस्ट, यह जो है जॉन लिली, इनका जो पोजीशन है वह, इनका जो स्थान है वह बहुत विशेष है। ही हिमसेल्फ वॉज अ कोर्टियर एंड रोड फॉर कंट्रीज। अब यह खुद कोर्टियर थे, राज दरबारी व्यक्ति थे, और यह कंट्री के लिए लिखते थे। रोट 8 प्लेज, इन्होंने 8 प्लेज लिखे। ही सिलेक्टेड क्लासिकल थीम्स एज स्टोरीज फॉर हिज प्ले। उनके प्ले के लिए, खुद के प्ले के लिए क्लासिकल थीम या स्टोरीज को सिलेक्ट करते थे। ही वॉज द प्ले राइटर, वो ऐसे प्ले राइटर थे हु गिव शेप टू रोमांटिक कॉमेडीज,
उन्होंने जो प्ले का जो एक फॉर्म है रोमांटिक कॉमेडी उसको शेप दिया था। ही एडेड टू ड्रामा द क्वालिटीज ऑफ डेलिकेसी, ग्रेस, चार्म एंड सटल्टी। अब वह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ड्रामा में कौन सी क्वालिटी ऐड की थी? डेलिकेसी, ग्रेस डाला था, चार्म डाला था, सटल्टी डाली थी। यानी जिसे हम कहेंगे, हमारे हिंदी में कहेंगे जैसे जिसमें भावना हो, आकर्षकता हो, लावण्य हो, कुछ जादू हो, कुछ मार्मिक हो, कुछ सूक्ष्मपना हो, गूढ़ हो, ऐसी क्वालिटीज उन्होंने ड्रामा में ऐड की थी। उसके बाद है जॉर्ज पील। हिज वर्क हैज ग्रेट वेराइटी। अब यह जो जॉर्ज पील थे उनके वर्क में बहुत वेराइटी थी। इन हिज प्ले वी नोटिस अ हाई लेवल ऑफ पोएटिक अटेनमेंट। अब उनके जो ड्रामास थे उसमें हम देख सकते हैं कि हाई लेवल ऑफ पोएटिक अटेनमेंट यानी काव्यमय उनके ड्रामा हुआ करते थे। एज अ ह्यूमरिस्ट ही शोड द वे टू शेक्सपियर। ही वाइडन द रेंज ऑफ इंग्लिश ड्रामा। अब एक ह्यूमरिस्ट के नाते उन्होंने शेक्सपियर को वे दिखाया था ड्रामा लिखने का, और उन्होंने इंग्लिश ड्रामा के रेंज को बहुत बढ़ा दिया था। उसके बाद है रॉबर्ट ग्रीन। ग्रीन वॉज अ प्ले राइटर एंड नॉवेलिस्ट इन वन। अब ग्रीन यह प्ले राइटर भी थे और नॉवेलिस्ट भी थे। ही वॉज अ मास्टर ऑफ हिज क्राफ्ट इन द आर्ट ऑफ प्लॉटिंग। जो प्लॉटिंग होती है नॉवेल में होती है, देखिए एक सीन के बाद दूसरा सीन, दूसरे सीन के बाद तीसरा सीन, इसकी जो प्लॉटिंग करते हैं, इसका जो आर्ट होता है, उसमें वह मास्टर थे। विथ हिम द लव स्टोरी बिकेम सेंटर्ड इन द आर्ट ऑफ ड्रामा। अब उनकी वजह से यह जो लव स्टोरीज है यह आर्ट ऑफ ड्रामा के सेंटर में आ चुकी थी। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड मच टू द डेवलप ऑफ रोमांटिक कॉमेडी, और रोमांटिक कॉमेडी डेवलप करने में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। उसके बाद थॉमस लॉज एंड थॉमस नैश। थॉमस लॉज रोड पोएम्स, नॉवेल्स एंड प्लेज। थॉमस लॉज जो थे वो पोएम्स लिखते थे, नॉवेल्स लिखते थे और प्लेज भी लिखते थे। गिव प्रैक्टिकली नथिंग टू द थिएटर। अब उन्होंने प्रैक्टिकली थिएटर में कुछ किया नहीं था, पर वो पोएम्स लिखते थे, नॉवेल्स लिखते थे और प्लेज लिखते थे। और ये जो थॉम नैशे थे यह एक पैम्पलेटियर थे और स्टोरी राइटर थे। अब ये पैम्पलेटियर क्या होता है? ये जो पैम्पलेट्स होते हैं, छोटी छोटी पत्रकें जो होती है, और इसको प्रकाशित करते थे वो पैम्पलेटियर्स, और उसमें जो है वो कंट्रोवर्शियल इशू, पॉलिटिकल इशू के बारे में लिखते थे। थॉमस नैश। थॉमस किड। किड ब्रॉट द रिवेंज थीम टू द स्टेज। अब यह जो थॉमस किड थे इन्होंने कौन सी थीम दी ड्रामा में? तो रिवेंज थीम। इट इज ही हु पॉपुलराइज द ब्लड एंड थंडर एलिमेंट इन ड्रामा। यह किड ही थे जिन्होंने ड्रामा में ब्लड एंड थंडर एलिमेंट यानी खून को ठंडा कर देने वाला एलिमेंट, यानी कुछ सस्पेंस वाला एलिमेंट इन्होंने ड्रामा में डाला था। He is the Spanish tragedy occupy important place and landmark in English tragedy. अब इनकी जो लिखित एक कृति है द स्पेनिश ट्रेजेडी, यह इंग्लिश ट्रेजेडी जो ड्रामा थे उनमें एक लैंडमार्क है, इम्पोर्टेंट प्लेस ऑक्युपाई करती है। उसके बाद है क्रिस्टोफर मार्लो। मार्लो वॉज द सेंटर सन ऑफ द यूनिवर्सिटी वीड्स। अब यह जो यूनिवर्सिटी वीड्स है इसके सेंटर सन, मुख्य किरदार कौन है? क्रिस्टोफर मार्लो। इज द ट्रू फाउंडर ऑफ ड्रामा। यह ड्रामा के ट्रू फाउंडर है। ही राइज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ड्रामा टू अ हायर लेवल। और उन्होंने ही ड्रामा का जो सब्जेक्ट मैटर है इसे हायर लेवल पे लेके गए हैं। He made the blank verse smoother and gave unity to drama. यह जो ब्लैंक वर्स होती है, काव्यमयता होती है, उसको स्मूदर किया और सब ड्रामा को उन्होंने यूनिटी में gave unity to drama. With Marlowe, the English drama reached the highest point of its glory. अब यह जो मार्लो की वजह से जो इंग्लिश ड्रामा है
वो अपनी ग्लोरी, प्रतिष्ठा, कीर्ति, गौरव के हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका था। इंग्लिश प्ले राइटर एंड पोएट थे क्रिस्टोफर मार्लो। हिज शॉर्ट लाइफ वॉज पैक्ड विथ एडवेंचर, मिस्ट्री एंड वायलेंस। अब यह जो क्रिस्टोफर मार्लो है, इनकी लाइफ बहुत ही शॉर्ट थी और उसमें पूरी तरह एडवेंचर्स थे, मिस्ट्रीज थी, वायलेंस था। वो एक प्ले राइटर थे और पोएट भी थे। अब हमने देखा यूनिवर्सिटी बीट्स। अब हम देखेंगे सम ऑथर्स एंड पोएट्स इन रेनेसांस। अदर ऑथर्स एंड पोएट्स के बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे फिलिप सिडनी। यह एक इंग्लिश पोएट थे। सिडनी was one of the leading poet of Renaissance England. His work had a major influence on the flowering of English literature, art and music in the late 1500 and early 1600 centuries. अब यह जो सिडनी है, यह एक लीडिंग पोएट थे रेनेसांस इंग्लैंड पीरियड के और उनके मेजर इन्फ्लुएंस था इंग्लिश लिटरेचर पे, उनके वर्क का, उनके आर्ट का, उनके म्यूजिक का। सिडनी द रेनेसांस मैन। अब रेनेसांस मैन उन्हें कहा जाता है क्योंकि वो आइडियल सोल्जर थे, स्कॉलर थे, पोएट थे, क्रिटिक थे, कोर्टियर थे, डिप्लोमैट थे। ही लिव्ड अ लाइफ ऑफ बोथ थॉट एंड एक्शन। और उन्होंने वैचारिक लाइफ भी जी और एक्शन वाली लाइफ भी उन्होंने लीड की थी। एडेप्ट एट नॉट ओनली द जेंटलर परस्यूट ऑफ लाइफ बट द हार्डियर वंस एज वेल। अब उनकी जो लाइफ थी वह शांत सौम्य लाइफ भी थी और हार्डियर यानी वो एक सोल्जर भी रह चुके थे, डिप्लोमैट भी थे, कोर्टियर भी थे, ऐसी लाइफ उन्होंने जी थी। ही वॉज फेटली वाउंडेड इन अ बैटल इन हॉलैंड। अब हॉलैंड में जो एक बैटल हुआ था उसमें वह फेटली वाउंडेड थे, बहुत ज्यादा जख्मी थे, प्राणघातक उनको हल्ला हुआ था और उनको जख्मी हुई थी। इंस्टेड ऑफ टेकिंग द वाटर ऑफर्ड टू हिम, उन्हें किसी ने वाटर ऑफर्ड किया तो उन्होंने खुद नहीं पिया। हाउएवर ही पासेस इट टू अनदर वाउंडेड मैन, उन्होंने खुद इतने जख्मी होके भी वह पानी नहीं पिया और दूसरे जो जख्मी मैन थे उनको उन्होंने वो पानी दिया और कहा दाई नेसेसिटी इज ग्रेटर देन माइन। उनकी जो नेसेसिटी है वह मुझसे ज्यादा है, ऐसी लाइफ उन्होंने जी थी। उसके बाद हम देखेंगे विलियम शेक्सपियर। Of the greatest writer who ever lived, William Shakespeare is known throughout the world as a playwright. Play cover a wide range of dramatic forms, including comedy, tragedy, and history. अब यह जो है विलियम शेक्सपियर, यह ग्रेटेस्ट राइटर है, पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं, जिनकी प्ले राइटिंग में एक वाइड रेंज है, जिसमें अलग अलग ड्रामेटिक फॉर्म्स है, जैसे कि हम कहेंगे कॉमेडी, ट्रेजेडी, हिस्टोरी, इस तरह के अलग अलग फॉर्म्स वाले वाइड रेंज वाले ड्रामा उन्होंने क्रिएट किए हैं। ही कंपोज हिज प्ले ड्यूरिंग द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वन। अब उन्होंने उनके प्लेज है वह एलिजाबेथ वन, यह जो क्वीन थी इनका जो कार्यकाल था, इनके कार्यकाल में उन्होंने अपने प्लेज कंपोज किए। हु रूल्ड इंग्लैंड फ्रॉम 1558 to 1603 and during the early part of reign of her cousin James VI of Scotland, who took England's throne as a James I after Elizabeth's death in 1603. विलियम शेक्सपियर इन्होंने जो है अपने जो ड्रामाज जो है वो क्वीन एलिजाबेथ के टाइम से लिखना शुरू किया। तो जब जेम्स वन इंग्लैंड का थ्रोन उन्हें मिला, जेम्स वन को, जो पहले जेम्स VI ऑफ स्कॉटलैंड के नाम से जाने जाते थे, उनके कार्यकाल में भी विलियम शेक्सपियर के प्लेज कंपोज करना शुरू थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंग्लैंड सॉ an outpouring of poetry and drama led by Shakespeare that remains unsurpassed in English literary history. अब इस पीरियड में, ड्यूरिंग दिस पीरियड इंग्लैंड,
अब इस पीरियड के बीच में इंग्लैंड ने क्या देखा? आउटपोरिंग ऑफ पोएट्री एंड ड्रामा। ड्रामा और पोएट्री में आउटपोरिंग हुई थी, यानी जिसे हम कहेंगे पूरी तरह उसमें इमोशंस डाले गए थे। लेड बाय शेक्सपियर। किसके द्वारा यह नेतृत्व था? शेक्सपियर के द्वारा। और दैट रिमेन्स अनसरपासेड इन इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री। और इंग्लिश साहित्य के हिस्ट्री में उनके बाद इतना नायाब वर्क किसी ने ही नहीं किया था। विलियम इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंग्लिश ऑथर्स आर नोन वर्ल्ड वाइड। जितने इंग्लिश ऑथर्स है दुनिया में जाने जाते हैं, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम विलियम शेक्सपियर के नाम से ही जाना जाता है। हम कुछ उदाहरण दे सकते हैं। रोमियो जूलियट, हैमलेट, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, मैकबेथ, इस तरह की कई अद्भुत रचनाएं उन्होंने निर्मित की थी। इसके बाद एडमंड स्पेंसर, यह लीडिंग इंग्लिश पोएट ऑफ हिज डेज। उनके दिनों के यह लीडिंग इंग्लिश पोएट थे। उसके बाद कार्पियो वेगा, यह एक स्पेनिश राइटर थे रेनेसांस पीरियड के। was one of the most productive writer of the Renaissance। रेनेसांस के एक प्रोडक्टिव मतलब सबसे ज्यादा उत्पादन है, सबसे ज्यादा लिखित साहित्य तैयार करने वाले राइटर्स थे। विथ हंड्रेड्स ऑफ टाइटल टू हिज क्रेडिट। हंड्रेड्स ऑफ टाइटल्स है उनके क्रेडिट में। ही प्रोड्यूस वर्क इन नियरली एवरी लिटरेरी स्टाइल ऑफ हिज टाइम। उनके टाइम में जितनी भी लिटरेरी स्टाइल थे वह स्टाइल में उन्होंने अपना लिटरेचर वर्क तैयार किया है। उसके बाद थॉमस मोर, इंग्लिश स्टेटमैन एंड राइटर। अब यह जो थॉमस मोर है, यह ड्यूरिंग द रेनेसांस मोर वाज लीडिंग थिंकर एंड राइटर ऑफ इंग्लैंड। अब यह रेनेसांस पीरियड के एक बहुत बड़े थिंकर थे और राइटर थे इंग्लैंड के। He held several government offices and wrote many works on political and religious subjects। अब उन्होंने बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस में काम किया था और उन्होंने पॉलिटिकल और रिलीजियस सब्जेक्ट पे बहुत सारा लिखा भी था। थॉमस मोर इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंग्लिश ह्यूमनिस्ट, mainly for the book Utopia written in Latin, in which were about an imaginary island where everything is perfect. Utopia means nowhere in Greek। अब यह जो थॉमस मोर थे यह पॉलिटिकल रिलीजियस सब्जेक्ट पे लिखते थे और ह्यूमनिस्ट करके उन्हें पहचाना जाता था। अब उनका जो वर्क है यूटोपिया, जो सबसे पहले उन्होंने लैटिन में लिखा, यह एक इमेजिनरी साहित्य है, लिखित साहित्य है जिसमें ऐसे आइलैंड की कल्पना की गई है जहाँ पे सब परफेक्ट है। मतलब यूटोपिया का मतलब होता है नो वेयर इन ग्रीक। ग्रीक में उसका अर्थ होता है नो वेयर, यानी कहीं पे भी ऐसा नहीं, क्योंकि इतना परफेक्ट आइलैंड कहीं पे भी नहीं होता है। ऐसे इमेजिनरी उन्होंने उस वर्क में लिखा था और वह बहुत फेमस हुआ था। इसके बाद जॉन डन, इंग्लिश पोएट एंड प्रीचर, यह एक उपदेशक और कवि थे। हिज इंटेलिजेंस, उनकी बुद्धिमत्ता, यूनिक स्टाइल थी उनकी, सोफिस्टिकेशन एंड पोएटिक स्किल, और उनका जो लिखित साहित्य था वो सोफिस्टिकेटेड था, पोएटिक स्किल था उनमें। इंस्पायर्ड पोएट्स फॉर जनरेशन आफ्टर हिम, उनके बाद भी जितनी जनरेशन है उसमें जो पोएट थे उनको इंस्पायर करता था उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी यूनिक स्टाइल। उन्होंने जो इंग्लिश लैंग्वेज को सोफिस्टिकेटेड बनाया था, उसे उनकी जो पोएटिक स्किल थी, उनके मेटाफिजिकल पोएम्स बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। वह आने वाली जनरेशन के पोएट को इंस्पायर्ड करते रहते हैं। उसके बाद जियोवानी बेकोचियो, पेट्रार्चन, यह जो है बेकोचियो, यह पेट्रार्चन डिसाइपल थे, यानी पेट्रार्चन के अनुयायी थे। यह बेकोचियो बिकम अ मेजर ऑथर इन हिज ओन टाइम, उनके टाइम के ये बहुत बड़े ऑथर थे। हिज मेजर वर्क वाज द, उनका जो सबसे बड़ा वर्क था वह था डेकामेरॉन, अ कलेक्शन ऑफ 100 स्टोरीज। यह एक 100
स्टोरीज का कलेक्शन था, टोल्ड बाय द 10 स्टोरी टेलर्स हु हैव fled to the outskirts of Florence to escape the Black Plague over 10 nights। अब यह जो उनका बहुत बड़ा वर्क है जिसे हम कहेंगे डिकेमेरॉन, इसमें क्या था, तो इसमें 100 स्टोरीज थी जिसमें 10 स्टोरी टेलर थे जिन्होंने 10 दिनों में यह 100 कहानियां बताई थी। और ये कहाँ से आए थे, तो ब्लैक डेथ सब तरफ था फ्लोरेंस में, तो फ्लोरेंस के बॉर्डर से ये लोग भाग के आए थे डर के, और एक जगह थे और वहां पे यह लोग इन 100 स्टोरीज को बताते हैं। ऐसा यह डेकामेरॉन वर्क था। द डेकामेरॉन इज अ पर्टिकुलर एंड यह जो डेकामेरॉन वर्क है in particular and Boccaccio's work in general were a major source of inspiration and plots for many English authors in the Renaissance, including Geoffrey Chaucer and William Shakespeare। अब यह जो उनका डेकामेरॉन वर्क है बेकाचियो का, अब यह किसे किसे इंस्पायर किया है, इंग्लिश ऑथर्स को, जेफरी चॉसर को, विलियम शेक्सपियर को भी रेनेसांस एज में उन्होंने इंस्पायरेशन दी है। The various tales of love in Decameron range from erotic to tragic। अब इसमें जो 100 स्टोरीज है जो उन्होंने कही हुई है डेकामेरॉन में, अब यह जो टेल्स है इनकी रेंज कैसे, इरोटिक से ट्रेजिक तक। टेल्स ऑफ विट, प्रैक्टिकल जोक्स एंड लाइफ लेसन कंट्रीब्यूट टू द मोजाइक। अब यह जो टेल्स है वह विट है, उसमें ह्यूमर है, प्रैक्टिकल जोक्स है और लाइफ के लेसन को भी उसमें कंट्रीब्यूट किया है। Boccaccio wrote his imaginative literature mostly in Italian vernaculars as well as other works in Latin। अब ये Boccaccio थे, यह जो इटालियन वर्नाकुलर्स होती थी, वहाँ की जो स्थानिक भाषाएं होती थी, उसमें उनका सबसे ज्यादा इमेजिनरी लिटरेचर वर्क हुआ करता था और कुछ वर्क उनका लैटिन लैंग्वेज में भी हुआ करता था। दांते अलिघियरी, यह दांते अलिघियरी, अ जनरेशन बिफोर पेट्रार्च एंड बेकाचियो, दांते अलिघियरी सेट द स्टेज फॉर रेनेसांस लिटरेचर। अब यह पेट्रार्च और जो बेकाचियो था, इसके पहले दांते, इन्होंने रेनेसांस लिटरेचर के लिए स्टेज सेट करके रखा था। His Divine Comedy, originally called Commedia, is widely considered the greatest literary work composed in Italian language and a masterpiece of world literature। अब यह जो दांते थे, इन्होंने पेट्रार्च और बेकाचियो के पहले रेनेसेंस लिटरेचर के लिए स्टेज सेट करके रखा था। उनका जो मास्टरपीस है वर्ल्ड लिटरेचर में, इटालियन लैंग्वेज में, जिसे हम कहेंगे डिवाइन कॉमेडी, उसे ओरिजिनली कहा जाता था कॉमेडिया। यह एक बहुत बड़ा लिटरेचर वर्क है जिसने एक स्टेज सेट करके रखा था रेनेसांस लिटरेचर के लिए। Leonardo Bruni। Leonardo Bruni was an Italian humanist, historian and statesman, often recognized as the most important humanist historian of the early Renaissance। अब यह जो लियोनार्डो ब्रूनी है, यह एक ह्यूमनिस्ट थे, हिस्टोरियन थे और स्टेटमैन भी थे, और उन्हें ज़्यादा ज़्यादा ह्यूमनिस्ट हिस्टोरियन करके ही पहचाना जाता है अर्ली रेनेसांस में। He has been called the first modern historian। He was the earliest person to write using the three periods view of history: antiquity, middle ages and modern। अब यह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 3 पीरियड के हिस्ट्री के बारे में अपना व्यू लिखा, प्राचीन, मिडल एजेस और मॉडर्न एज के बारे में। ब्रूनीज मोस्ट नोटेबल वर्क इन हिस्ट्री, अब हिस्ट्री में उनका सबसे मोस्ट नोटेबल वर्क कौन सा है, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंटाइन पीपल 12 बुक्स, यह उनका मोस्ट नोटेबल वर्क है, विच हैज बीन कॉल्ड द फर्स्ट मॉडर्न हिस्ट्री बुक, जिन्हें फर्स्ट मॉडर्न हिस्ट्री बुक से भी जाना जाता है।
While it probably was not Bruni's intention to secularize history, the three periods view of history is unquestionable secular, and for that Bruni has been called the first modern historian. अब जब यह थ्री पीरियड के हिस्ट्री के बारे में ब्रूनी लिख रहे थे तो उनका इंटेंशन उसे सेकुलराइज करना नहीं था, पर जब थ्री पीरियड के हिस्ट्री के बारे में लिखा गया तो उसमें जो लिखा गया वह अनक्वेश्चनेबली सेक्युलर लिखा गया और इसीलिए ब्रूनी को फर्स्ट मॉडर्न हिस्टोरियन कहा जाता है. It was Bruni who used the phrase Studia Humanity. It was the Bruni who used the phrase Studia Humanitatis. यह ब्रूनी थे जिन्होंने सबसे पहले फ्रेज यूज किया जिसका मीनिंग था स्टडी ऑफ ह्यूमन. As a humanist, Bruni was essential in translating into Latin many works of Greek philosophy and history, such as those by Aristotle. अब यह ब्रूनी थे जिन्होंने बहुत सारा लैटिन और ग्रीक वर्क की जो फिलोसॉफी और हिस्ट्री थी उसे ट्रांसलेट किया था, जैसे एरिस्टोटल का कुछ वर्क था. ब्रूनी's translation of Aristotle's political and Nicomachean ethics, as well as the pseudo-Aristotelian economics, were widely distributed in manuscript and in print. और उन्होंने बहुत सारा ग्रीक फिलोसॉफी वर्क जो था एरिस्टोटल की जो कुछ बुक थी उसे भी उन्होंने ट्रांसलेट किया था, जिसे वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन मैन्युस्क्रिप्ट एंड प्रिंट और मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में भी बहुत उसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया. नेक्स्ट है मैकियावेली. निकोलस मैकियावेली वॉज एन इटालियन रेनेसांस हिस्टोरियन. अब यह मैकियावेली थे, यह इटालियन थे. रेनेसांस हिस्टोरियन, पॉलिटिशियन, डिप्लोमैट, फिलोसोफर, ह्यूमनिस्ट एंड राइटर. ही हैज ऑफन बीन कॉल्ड द फाउंडर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस. मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के फाउंडर भी उन्हें माना जाता है. ही ऑल्सो रोट कॉमेडीज, कार्निवल सॉन्ग्स एंड पोएट्री. उन्होंने कार्निवल सॉन्ग्स, पोएट्री और कॉमेडीज भी लिखी है. हिज पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस इज रिनोड इन द इटालियन लैंग्वेज. अब उनके जो पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस है, पत्र लेख या लेख जो है वह इटालियन लैंग्वेज में ही रिन्यूड है, इटालियन लैंग्वेज में ही लिखे गए हैं और विख्यात है. इस तरह आज हमने इस वीडियो में देखा कि किस तरह यूनिवर्सिटी वेट्स इन्होंने ड्रामा को हाईएस्ट पीक पे पहुंचाया. उसके बाद अदर्स ऑथर्स, कुछ इटालियन थे, कुछ स्पेनिश थे और कुछ इंग्लिश थे ऑथर्स और पोएट, इन्होंने किस तरह रेनेसांस में अपना वर्क कंट्रीब्यूट किया, इस बारे में इस वीडियो में हमने जाना. इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ऑन वीडियो. और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद.